डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भारत की वित्त मंत्री की तरफ से 2025 के लिए बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, बजट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है ना। और अगर हम लोग जिस दिन बजट पेश किया गया हो उसी दिन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर काम कर लें तो हमारा मेंस के लिए और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हर्डल है या हेडेक है वो खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा बजट को अच्छे से देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों पर सरकार का फोकस है और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिससे सीधा सवाल आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं जो क्लासेस करते हैं या जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जैसे मान लीजिए आप अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे हैं या लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी कंटेंट का फायदा उठा रहे हैं या किसी वीडियो का बेनिफिट उठा रहे हैं, है ना, जो भी चीज़ें आपकी तैयारी को बेस्ट कर रही, तो एटलीस्ट इतना काम आप लोगों को हम अपेक्षा भी करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप लोग बिना कहे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चीज़ों को शेयर करते रहें। तो हम लोग थोड़ा सा अगर चीजों को देखें, पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि भाई बजट जो है कौन तैयार करता है ना। तो वित्त मंत्रालय जो है उसके अंदर हमारा आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो बजट को तैयार करने का काम करता है। दूसरी चीज ये है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं है, तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसी को ही हम लोग बजट के तौर पर देखते हैं, है ना, अनुच्छेद 112 के अंदर जिसका जिक्र किया गया है। अब ये बजट को दो तरीके से तैयार किया जाता है, एक राजस्व बजट होता है ना, रेवेन्यू बजट जो है आपका, और एक पूंजी बजट जो है तैयार किया जाता है। बजट बेसिकली होता क्या है, सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, सरकार किस तरह के सुधार करने वाली है ना, जो भी चीजें सरकार के आंकड़ों के तौर पर रही हैं, पिछले साल की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, अगले साल के लिए सरकार किस तरह के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करना चाह रही, इन सब का जिक्र जो है वो भारतीय बजट में किया जाता है ना। तो बजट को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। अब इस साल जो बजट आया है उसके अंदर सरकार किन किन चीजों पर फोकस कर रही है। पहली चीज तो तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे जिस पे बजट पे ध्यान दिया गया है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, एक युवाओं पर, एक महिलाओं पर और एक किसानों पर ये बजट केंद्रित किया गया है ना। तो आप लोग तीन चीजें याद रखेंगे, एक युवा, किसान और महिला। सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि इनके ऊपर हमारा जो 2025 का बजट है वो ज्यादा फोकस्ड रहेगा। आप लोगों को पता है कि कल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि भारत में चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे भी कंडीशंस रहें, उतार चढ़ाव की चीजें, बट भारत का जो ग्रोथ है इस साल वो लगभग 6.3% से लेकर 6.8% की वृद्धि दर से रहेगा। इसका मतलब इस अकॉर्डिंग जो है हमारी जीडीपी इस साल जो है वो बूस्ट होने वाली है। तो काफी अच्छा है ये, क्योंकि लगभग 5% से ज्यादा काफी पॉजिटिव माना जाता है। तो भारत, आप लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल देखने को मिल रही, ऐसी कंडीशन में अगर हम इस तरीके से ग्रोथ करते हैं तो काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हमारे लिए है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बोला गया कि बेरोजगारी दर जो है वो अब 3.2% तक रह गई है ना। ये भी एक अच्छी बात है भारत के लिए। हालांकि कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, 2-3 साल से यहीं पे ही चीजें देखने को मिल रही। सबसे अच्छी बात यह है जो इस साल के बजट में देखने को मिल रही वो ये है कि 12 लाख रुपए तक अब जो आपकी आय है उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है लोगों को दी गई है भारत में। उसके अलावा अगर यहीं पे हम लोग कुछ चीजें देखें, है ना, तो आयकर सुधार जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर के स्तर पर सुधार किया गया है, मतलब सरकार एक नया अधिनियम लाने जा रही है जिसको बहुत ज्यादा सरल रखा जाएगा। ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी सरकार जो है आने वाले कुछ टाइम में एक नया बिल पेश करेगी, है ना, जो आयकर अधिनियम से जुड़ा होगा और उसके अंदर जो भाषा है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से रखी जाएगी, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो टैक्स के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो सरकार काम करने वाली है। दूसरा, अगर हम लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करने की बात करें, क्योंकि सरकार किसानों की बात कर रही है ना, तो थोड़ा सा कृषि को लेकर अगर हम लोग चीजों को देखें तो क्या क्या है। एक तो सरकार ने कहा है कि भाई उच्च क्वालिटी के जो बीज है ना, उच्च गुणवत्ता के जो बीज, इसके लिए सरकार थोड़ा ज्यादा एक मिशन स्टार्ट करने वाली है ताकि क्वालिटी के बीज जो है हम किसानों को प्रोवाइड करा सकें, है ना। बीज अच्छे होंगे तो उत्पादन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा, उसके अलावा सरकार ने एक धन धान्य
स्कीम जो है कृषि योजना स्टार्ट की है। ये भी एक अच्छी चीज है, इसके बारे में सीधा सवाल आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस में देखने को मिल सकता है। ये क्या है? ये बेसिकली उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फोकस करेगी, है ना। अच्छे खासे किसानों को इससे लाभ होने वाला है। काफी सारे जिले इसके अंदर कवर किए जाएंगे, सिंचाई व्यवस्था वगैरह, इन सब चीजों पर काम करके एग्रीकल्चर सेक्टर में या कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा इस स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा। तो काफी अच्छी स्कीम है, इसके बारे में भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके अलावा सरकार ने बिहार के लिए काफी अच्छी चीजें की हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखें तो सरकार ने कहा है कि मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में स्टेब्लिश किया जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से पीसीएस वगैरह के लिए या यूपीएससी के लिए एक सीधा सवाल बन सकता है कि सरकार कहां पे जो है मखाना बोर्ड स्टेब्लिश करने की बातें कर रही है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम लोग चीजें देखें। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसकी सीमा जो है वो 3 लाख रुपए थी पहले, है ना। इसकी सीमा 3 लाख रुपए तक की थी, अब जो है इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं पे ये दिखा दिया है कि वर्तमान सरकार जो है वो किसानों के फेवर के लिए अच्छे से काम करना चाहती है और चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर भी करना चाहती है। उसके अलावा अगर हम लोग चीजें कुछ कुछ देखें, सरकार ने कपास उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, है ना, कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके लिए भी एक 5 वर्ष का मिशन शुरू करने की बातें सरकार ने की। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर चीजें अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स है ना, आप लोग जानते हैं नवाचार पर ये लैब्स स्टेब्लिश की जाती हैं ताकि देश में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो सरकार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में लगभग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना जो है वो भारत में की जाएगी। सारे पॉइंट्स जो हैं प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग चाहें तो साथ में नोट्स कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने बोला है कि लगभग मेडिकल सेक्टर में 75,000 सीटें जो हैं वो इंक्रीज की जाएंगी, है ना। तो ये भी एक अच्छा कहीं ना कहीं पे मेडिकल एजुकेशन को भारत में बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। उसके अलावा सरकार ने कहा है कि एक नई स्कीम जो है, हालांकि पहले वो स्कीम चल रही थी जिसको हम लोग जानते हैं पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना, अब सरकार ने कहा है कि इसका संशोधित जो है संस्करण हम लोग पेश करने जा रहे हैं, है ना, जिसके अंदर काफी सारे लगभग 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, है ना। तो 120 जगह ऐसी होंगी जहां पर एयरपोर्ट के माध्यम से आप ट्रेवल कर सकेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे जो है भारत में वायुयान यात्रा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज है ना। उसके अलावा अगर हम लोग देखें फिस्कल डेफिसिट को लेकर बहुत सारी बातें क्योंकि प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो लगभग 4.8% का सरकार का लक्ष्य है कि जो है एफडी जो है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा है उसको 4.8 करने का सरकार का टारगेट है और यहीं पे रहेगा। तो ये काफी एक अच्छी चीज हो सकती है। फिस्कल जो राजकोषीय घाटा है सरकार धीरे धीरे उसको कम कर रही है। जो आप रेमिटेंस भेजते हैं फॉरेन के लिए, मतलब यहाँ से अगर बाहर जाता है और अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र पर वहां पे खर्च किया है, यहाँ से पैसा अगर फॉरेन भेज रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में भेज रहे हैं, तो टीसीएस अब वहां पे उसके ऊपर नहीं लगेगा, मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है जो लगता था उसमें कमी करने की बातें सरकार ने कही है। तो ये भी एक एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड जो है वो स्टार्ट किया गया है ना। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, अर्बन चैलेंज फंड जो है 1 लाख करोड़ रुपए का भारत में स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक अच्छा खासा आवंटन है। और क्या होगा, जो शहरी सेक्टर है हमारा, शहरी क्षेत्र है, उसको थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे। तो भारत में जो 5 आईआईटीज हैं उनके बुनियादी ढांचे में सुधार करने की बातें भी सरकार ने की हैं कि जो 5 आईआईटीज हैं, इवन बिहार में भी आईआईटीज की संभावनाओं को बेहतर बनाने की बातें सरकार ने कही, है ना। तो ये चीजें सरकार की तरफ से की गई हैं। महिलाओं के लिए लगभग 5 लाख महिलाओं के लिए या स्टार्टअप्स कर्मियों के लिए टर्म लोन की सुविधा सरकार ने प्रोवाइड करने की बातें कही। असम के अंदर एक यूरिया संयंत्र जो है सरकार स्टैब्लिश करने जा रही है, तो इसके ऊपर सीधा सवाल बन सकता है कि यूरिया संयंत्र को लेकर सरकार कहां काम करने जा रही, तो ये असम के अंदर स्टैब्लिश होगा। ये भी एक अच्छा सवाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें, हाँ, एक हील इन इंडिया पहल जो है सरकार ने कहा है कि इसको बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीधा सवाल इसको लेकर ये बन सकता है कि बेसिकली हील इन इंडिया जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है। ये स्कीम जो है भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करती
है ना, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें करती। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए एक अच्छा सवाल हो सकता है। इवन मेंस में भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि सरकार जो है किस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को भारत में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सरकार ने ये कहा है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा भारत में पैदा होगी। ठीक है, तो ये और इवन सरकार ने ये कहा है कि परमाणु ऊर्जा के सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन या एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से की गई है कि भाई अब जो है परमाणु ऊर्जा, आपको पता है सरकार ने रिजर्व रखने की कोशिश की थी, अब जो है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी संभावनाएं सरकार तलाशेगी ताकि भारत में लगभग 2047 तक 100 गीगावाट तक की जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भारत में किया जा सके। एक और अच्छी चीज ये है कि जो आपका बीमा सेक्टर है या इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है, इसके अंदर एफडीआई अभी तक लगभग 74% अलाउड थी, है ना, 74% जो है एफडीआई को अलाउ किया गया था, लेकिन अब अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर लगभग 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है ना। तो बहुत अच्छी बात है, सरकार इंश्योरेंस सेक्टर को भी थोड़ा सा बूस्ट करने की बातें सोच रही। तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम जो है सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है ना। आपके पास जो है इस तरह का डाटा सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2 योजना, है ना, सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना जो है, इस पर सरकार जो है काम करने वाली है और इसके माध्यम से लगभग लगभग अच्छे खासे आंगनवाड़ी जो हैं वो भारत में बनाए जाएंगे और उनके ऊपर अच्छे से फोकस किया जाएगा, है ना। और इसके अंदर लगभग 8 करोड़ बच्चे जो हैं उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा, उनका बचपन जो है वो बेहतर होगा, सरकार का ऐसा मानना रहा है ना। तो ये सब कुछ कदम है जो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। एक चीज जरूर दिमाग में आती है कि सरकार जो है कहाँ से पैसा आया, है ना, और कहाँ पैसा गया, ये भी चीजें जरूर पूछी जाती हैं या बच्चों के दिमाग में रहती हैं चीजें। तो हम लोग देख सकते हैं कि सरकार को इनकम कहाँ से हुई, पैसा कहाँ से ज्यादा आया है ना। तो ये सीधा सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके लिए हो सकता है। 22% जो पैसा है वो आयकर से, है ना। तो इनकम टैक्स के माध्यम से जो रिसिप्ट हमें हुई है वो लगभग 22% के आसपास, और सबसे ज्यादा जो है 24% अगर आप लोग देखोगे तो ये लोन के माध्यम से है, बोरोइंग्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं, तो ये हमें 24% के आसपास की जो रिसिप्ट्स हैं वहां से देखने को मिली है ना। जो हमने लोन वगैरह ले रखा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 22% पैसा जो है वो हमें टैक्स से, इनकम टैक्स से देखने को मिल रहा है। जीएसटी वगैरह से अगर हम लोग देखें तो लगभग 18% के आसपास की जो चीजें हैं वो हमें जीएसटी से देखने को मिल रही। तो ये सीक्वेंस जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। सबसे ज्यादा जो है हमने लोन ले रखा है या बाहर से कोई हमें पैसा मिला है वर्ल्ड बैंक और इन सब से। दूसरा आयकर जो है, इनकम टैक्स अब सेकंड नंबर पे आ चुका है और जीएसटी जो है वो तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अच्छे खासे जो पैसा हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। उसके अलावा फिर चौथे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो लगभग 17% के आसपास कंपनी कर, है ना, निगम कर जो है उसका यहाँ पे योगदान। तो चारों का सीक्वेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से, है ना, बढ़ते से घटते क्रम में याद होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि पैसा गया कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे हम लोगों ने वो किया है, तो लगभग लगभग 22% जो हमने पैसा दिया है वो स्टेट्स को दिया है। राज्यों को जो केंद्र द्वारा फंडिंग दी जाती है उसके अंदर 22% का पैसा हमने वहां पे दिया है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लगभग जो ब्याज भुगतान जो हम लोगों ने लोन ले रखा है ना, तो उनके लिए हमें हमेशा हर साल जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो लगभग लगभग 20% के आसपास जो है हमने पैसा वहां पे दिया है ना। तो कितना सारा लोन है भारत पर कि हर साल जो है हम उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए ही लगभग 20% जो है वो खर्च कर देते हैं। एक टाइम था जब इंटरेस्ट वाली राशि ज्यादा थी, लेकिन अब सरकार ने इसको कम कर दिया है ना। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना पे लगभग लगभग हम लोग 16% के आसपास खर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें केंद्र और राज्यों का, जिसको सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कहते हैं,
उसमें केंद्र और राज्यों का योगदान होता है 60-40, 50-50, 90-10, है ना, वो हो सकता है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। इसका मतलब 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा उसमें आवंटित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल स्कीम की, केंद्रीय क्षेत्रक योजना, वो तीसरे नंबर पे 16% के आसपास केंद्र सरकार उसके ऊपर खर्च कर रही है ना। तो ये कुछ कुछ राशियां हैं जिसके पॉइंट से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा डिफेंस पे 8% और 8% फाइनेंस कमीशन वगैरह अदर ट्रांसफर जो बातें कर रहा है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें आप लोगों को सीक्वेंस के फॉर्म में याद रखने की जरूरत है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्टेट वगैरह में सीधा सवाल इसको लेकर देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बजट के माध्यम से सरकार ने करने की कोशिश की। सरकार का मुख्य ध्यान जो है वो महिलाओं पर है, सरकार मुख्य रूप से युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और सरकार थोड़ा सा किसानों को अगर देखें, क्योंकि इस एक तबका जो है इस समय सरकार से थोड़ा नाराज चल रहा है, उसको उसकी भरपाई करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई। अगर आप ये सारी चीजें पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जिसके अंदर आपको ये चीजें सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत बेसिक तरीके से आप तैयारी अपनी अगर करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप उस फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी चीज को लेकर, शॉर्ट्स में वीडियोस पब्लिश हुई हैं, क्रैश कोर्स के रिव्यूज हैं, है ना। बहुत बेहतर तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किसी भी हाल में मिस ना हो, तो आप डिलाइट आईएएस का क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसी क्रैश कोर्स के अंदर हम इसके सारे नोट्स भी बनवाने वाले हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे बजट हो, है ना, ताकि आपके पास एक सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट हो। हर सब्जेक्ट 15 से 20 दिन में खत्म होता है, ताकि आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो। आपको कुछ एनसीईआरटी और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा सेगमेंट जो है नोट्स के फॉर्म में आपके सामने होगा, बस उसी को रिवाइज करना है। इवन उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए हम कॉम्प्रिहेंशन जो है या सीसेट की चीजें जो हैं वो भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रैश कोर्स, फाउंडेशन, इन सब चीजों का फायदा इवन टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए चल रही है, मेंटरशिप जो है डिलाइट आईएएस पे बहुत अच्छे तरीके से शाम में करवाई जा रही है, तो अगर आप किसी भी इनिशिएटिव में ज्वाइन करना चाहें और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहें, है ना, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।